हाय। तो कैसे हैं आप लोग? ठीक है। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग अपना चैप्टर ग्रेविटेशनल फोर्सेस, क्लास 9th का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो कि आज आगे चल के 11th में भी काम आएगा। ठीक है। और ये बहुत ही बेसिक चैप्टर है जो कि हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड है। कोई भी चीज़ है ग्रेविटेशन के बिना पॉसिबल है ही नहीं। तो इसी के बारे में हम लोग को समझना है कि क्या क्या होता है इसके अंदर, क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, क्यों होता है, इसके पीछे क्या कारण है, फिर इसको डिस्कवर किसने किया था, क्यों, कि क्या कारण था डिस्कवर करने का, वो सब हम लोग जानेंगे। ठीक है। हाँ, तो पहला क्या है? ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन क्या होता है? ठीक है। तो ग्रेविटेशन क्या होता है? फोर्स बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स इन दिस यूनिवर्स ड्यू टू मास ऑफ बॉडी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब क्या हो रहा है कि इस यूनिवर्स में, इस पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगने वाला बल, मतलब कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो, जैसे सूरज और पृथ्वी के बीच में जो फोर्स लग रहा है, सूरज और चांद के बीच में, सूरज और बुध के मरकरी के बीच में, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में, ये सब क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। मतलब ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, जो एक दूसरे को अपने तरफ खींचने का कोशिश कर रहा हो। अब जैसे हम यहाँ पे बैठे हैं, तुम लोग वहां पे बैठे हो, तो इसमें जो भी एक फोर्स लग रहा है कि हम दोनों भी एक दूसरे को खींच रहे हैं अभी भी, ठीक है, तो इसको भी बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। क्योंकि हम लोग का मास उतना ज़्यादा है नहीं, तो हम लोग का जो फोर्स है वो नेग्लिजिबल है, वो पता नहीं चलता, लेकिन हम लोग भी एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। सामने रखा हुआ पेन, पेपर, कॉपी, ये भी एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। हम लोग भी पेन को खींच रहे हैं, पेन भी हम लोग को खींच रहा है। मोबाइल है सामने, तो मोबाइल भी हम लोग को खींच रहा है, हम भी मोबाइल को खींच रहे हैं। ठीक है। तो इसी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। अब चूंकि हम लोग का मास, मोबाइल का मास, पेन का मास बहुत ही कम है अर्थ के कंपैरिजन में, ठीक है, तो वो हम लोग को पता नहीं चलता है। क्योंकि अर्थ का मास ज़्यादा है तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है, इसलिए वो सबको खींच के रखा हुआ है। हम लोग धरती पे बने हुए हैं तो किसके वजह से? ग्रेवि ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ना हो तो हम लोग कब का स्पेस में उड़ जाते हैं। ठीक है। तो हम लोग को पकड़ के रखा है ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से, हम लोग चिपके हुए हैं अर्थ से। ठीक है, इसी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है। आगे क्या है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसको एक अदर नाम से भी जानते हैं, जिसको बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसको इस नाम से भी जाना जाता है क्योंकि देखो, ग्रेविटेशन का डिस्कवर कौन किया था? न्यूटन ने। तो इसको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोला जाता है और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोला जाता है। ठीक है, कुछ भी नाम दे सकता है, तो कभी कभी कंफ्यूज मत हो जाना, कभी कभी ये नाम भी पूछ लेगा, कभी कभी ये नाम भी दे देगा, इसलिए दोनों नाम जानना जरूरी है। ठीक है। आगे देखते हैं न्यूटन ने क्या डिफाइन किया, क्या खोज किया। ठीक है। ठीक है। न्यूटन डिस्कवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स एंड हैंस गेव द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ every object in this universe attract some gravitational force which is directly proportional to the product of masses of object and inversely proportional to the square of distance between them। अब देखो, न्यूटन ने, न्यूटन को इसलिए याद नहीं किया जाता है कि सिर्फ ये ग्रेविटी का खोज किया है, ग्रेविटेशनल फोर्स का खोज किया है,
ठीक है। लोग क्या जानते कि हाँ पेड़ के नीचे बैठा था, सेब गिरा, उसने ग्रेविटी का खोज कर लिया। ऐसा नहीं है, सिर्फ ग्रेविटी का खोज करने से इसको श्रेय नहीं दिया जाता है फिजिक्स के ऊपर। ठीक है, इसका मेन जो डिस्कवरी था ये है। ठीक है, कि उसने क्या किया, ग्रेविटेशनल फोर्स को मैथमेटिकली प्रूफ किया। ठीक है, तो मैथमेटिकली प्रूफ किया, इसलिए न्यूटन को महान माना जाता है, ना कि सिर्फ ग्रेविटी के लिए। ठीक है, देखिए तो इसमें क्या है, मैथमेटिकली क्या प्रूफ किया, इसमें डिफिनेशन में बोल रहा है जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे कि अगर इसको देखें, ये दो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये दो ऑब्जेक्ट है, ये कोई दो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसको मान लेते हैं मास m1 और इसको m2। इसके बीच का जो डिस्टेंस है इसको मान लेते हैं r। ठीक है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको मान लेते हैं r। तो ये दोनों एक दूसरे को फोर्स लगा रहा है, ये भी फोर्स लगा रहा है इस पे, ये भी फोर्स लगा रहा है इस पे अपने और खींचने के लिए। अब इसी को मैथमेटिकली कैसे प्रूफ किया कि कितना फोर्स लगा रहा है। ठीक है, वो मैथमेटिकली जो फॉर्मूला है, तो बोल रहा है इसका मास m है, इसका भी मास m2 है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो r है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस को r लेके चला जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके मास के प्रोडक्ट का। जो भी मास है उसके प्रोडक्ट का ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, मतलब जो इन दोनों का मास है इन दोनों को गुना कर दो, प्रोडक्ट निकालो कितना मास है। मान लो इसका मास 2 kg, इसका मास 4 kg, तो दोनों को गुना करेंगे तो 6 kg होगा। ठीक है, तो 6 kg है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, मतलब जितना मास होगा उतना ही फोर्स होगा। अगर मास बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा, और मास घटेगा तो फोर्स भी घटेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या, सेम सेम, जिस एक साथ बढ़ेगा तो एक साथ घटेगा। अगर मास अगर बढ़ेगा, मान लो मास बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा, मास घटेगा तो फोर्स भी क्या होगा, घटेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है, बढ़ेगा तो साथ में बढ़ेगा, घटेगा तो साथ में घटेगा। दूसरा चीज क्या बताया डिस्टेंस के पास, तो जो फोर्स होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर का। अब यहाँ पे ध्यान देना, डिस्टेंस तो है ही है, साथ ही साथ इसका स्क्वायर कर दो, उतना इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि उल्टा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, उल्टा। ठीक है, अगर मान लो डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा, मतलब अगर हम जितना दूर जाएंगे तो इस दो बॉडी के बीच में फोर्स उतना ही ज़्यादा कम लगेगा, और हम अगर नज़दीक आएंगे तो फोर्स ज़्यादा लगेगा। तो क्या हो रहा है, डिस्टेंस घटने से फोर्स बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, अगर हम डिस्टेंस को घटाते हैं तो फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा, और अगर डिस्टेंस को बढ़ाते हैं तो फोर्स क्या होगा, घटेगा। ठीक है, अब दूर हम चल जाएं तो फोर्स कम लगेगा। जैसे मान लो क्लासरूम है, क्लासरूम में जो सामने बैठा हुआ बच्चा है उस पर टीचर का फोर्स ज़्यादा लगेगा, मीन्स उस पर ध्यान ज़्यादा रहेगा, वो अटेंशन में रहेगा। वही पीछे बैठा हुआ बच्चा, वो टीचर से दूर है, उसके बीच में फोर्स कम लगेगा, मीन्स उसका ध्यान टीचर पे कम होगा, टीचर भी उस पर ध्यान कम दे पाएंगे, वो बदमाशी ज़्यादा करेगा, कुछ भी कर सकता है, तो उसके पीछे फोर्स क्या होगा, कम होगा। सामने बैठा हुआ उसके पास फोर्स ज़्यादा होगा, तो यही इसका उल्टा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को मिला देते हैं। ये फोर्स जो है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और फोर्स जो है डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब यहाँ पे ये भी है, स्क्वायर मतलब कि अगर हम
डिस्टेंस को 2 गुना बढ़ाते हैं तो जो फोर्स है वो 4 गुना घट जाएगा। अगर डिस्टेंस को आधा करते हैं तो ये 4 गुना फोर्स बढ़ जाएगा, कि उल्टा हो रहा है ना, और वो भी स्क्वायर के साथ। जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है ये और कोई बॉडी ये है, ठीक है। इसके बीच का डिस्टेंस है कुछ, अगर मान लीजिए इसके बीच का डिस्टेंस को हम बढ़ा देते हैं, 2r कर देते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, F इज इक्वल, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/2r का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब 2r का स्क्वायर होगा तो इससे क्या होगा, F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, फिर 2 का स्क्वायर 4 होगा और r का स्क्वायर, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, ये 1/4 क्या हो रहा है, घटेगा, 1/4 टाइम्स घटेगा, ठीक है। तो ये हो रहा है, मतलब अगर हम डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो फोर्स घटेगा, और अगर डिस्टेंस को मान लो हम आधा करते हैं, ठीक है, मान लो हम 1/2 करते हैं, डिस्टेंस को आधा करते हैं, पहले r था अब 1/2r कर देते हैं, ठीक है, घटा देंगे तो क्या होगा, 1/2r का स्क्वायर। तो इससे क्या होगा, ठीक है, ये 1/2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 1/4, और ये आर स्क्वायर, और यहाँ ऊपर में 1 रहेगा। एक मिनट यहाँ पे क्लियर कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे f है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/2, और यहाँ पे 1/4 r स्क्वायर, ठीक है। ये नीचे रहेगा ना, ये 1 तो पहले से ऊपर है, 1 पहले से ऊपर में है, अब ये 4 ऊपर जाएगा, ये 4 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4/r स्क्वायर, 4/r स्क्वायर। तो क्या हो रहा है, 4 गुना बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 4 गुना बढ़ रहा है। मतलब अगर डिस्टेंस को आधा करेंगे तो 4 गुना फोर्स बढ़ जाएगा, और डिस्टेंस को अगर हम 2 गुना करते हैं तो देखो 1/4 घट जाएगा फोर्स। तो यही होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब इन दोनों इक्वेशन को साथ में ले आते हैं, दोनों इक्वेशन को साथ में ले आएंगे तो क्या होगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1m2/r स्क्वायर। अब जब भी प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट लाना पड़ता है, तो यहाँ पे इक्वल टू लगाएंगे, और प्रोपोर्शनल हट रहा है, प्रोपोर्शनल हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा g, इसी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m1m2/r स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये g क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। g को क्या बोलेंगे, g इज इक्वल टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मतलब जी ही क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब क्या होता है, जी का भी कुछ एक फिक्स वैल्यू होता है, ऐसा नहीं कि जी का वैल्यू बदलते रहता है, जी का एक फिक्स वैल्यू होता है। इस जी का फिक्स वैल्यू क्या है वो देखिए, ठीक है। तो इस जी का फिक्स वैल्यू है, इस जी का फिक्स वैल्यू क्या होता है, यहाँ देख लीजिए, जी का फिक्स वैल्यू क्या होता है, तो जी इक्वल टू क्या होता है, 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, और केजी स्क्वायर kg-2, ये होता है क्या, जी का वैल्यू, इस जी का वैल्यू होता है ये। और ये पूरा यूनिवर्स में सेम होता है, कहीं भी बदलता नहीं है, ठीक है। ये जी जो कैपिटल जी है, स्मॉल जी बदलता, आगे देखेंगे स्मॉल जी बदलेगा, लेकिन कैपिटल जी कभी भी नहीं बदलता है इन एनी सिचुएशन। चाहे तुम अर्थ पे रहो, मून पे रहो, सन पे रहो, मार्स पे रहो, कहीं भी यूनिवर्स में चल जाओ,
कोई भी गैलेक्सी चल जाओ, ये कैपिटल जी का वैल्यू कभी भी नहीं बदलेगा, ये हमेशा सेम है। यूनिवर्स में कहीं भी चल जाओ ये सेम होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल कांस्टेंट बोला जाता है। ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसका क्या इम्पोर्टेंस है, कहाँ कहाँ पे इसका यूज होता है वो समझते हैं। दिस लॉ इज एप्लीकेबल टू एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। तो ये लॉ क्या है, हर एक ऑब्जेक्ट पे एप्लीकेबल है, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए बैठता है, हर ऑब्जेक्ट के लिए ये सही है, सबके लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो एक छोटा सा पार्टिकल क्यों ना हो। हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक दूसरे को खींचने का फोर्स लगा रहा है, उसी को ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। कोई भी पार्टिकल, थोड़ा सा जो छोटा छोटा धूल कण है, वो भी एक दूसरे को खींच रहा होता है, उसमें भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होता है। ठीक है, तो ये एप्लीकेबल हर जगह के लिए है। अगला है, दिस लॉ एक्सप्लेन द काउज ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ मून अराउंड अर्थ एंड रेवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट अराउंड सन। अब इसमें क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से ही जो मून है वो अर्थ के चारों ओर घूम पाता है, और जितने भी प्लैनेट है वो सन के अराउंड घूम पाता है, क्योंकि जो सन का कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, सारा प्लैनेट का भी अपना कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। ठीक है, अब ये दोनों एक दूसरे को खींचना चाहता है। अब दोनों, अब चूंकि जो सन है वो मास में ज़्यादा है, और जितने भी प्लैनेट है वो मास में कम है, तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा, मास कम है तो। ठीक है, और इस सन का ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगा, लेकिन डिस्टेंस भी मैटर करता है। अब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते जाएगा, डिस्टेंस मैटर करेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स घटेगा। इस वजह से क्या होता है, दोनों एक दूसरे को खींचना चाहता है। अब खिंचाव की वजह से ये इधर खींचना चाहता है, ठीक है, ये इधर खींचना चाहता है, तो इसके वजह से क्या होता है, ये इसके चारों ओर रिवॉल्व करने लगता है, चारों ओर घूमने लगता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, दो फोर्स काम करता है, एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्योंकि ये सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स 11th में एक्सप्लेन किया हुआ है, अभी उतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो दो फोर्स काम करता है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसकी वजह से सन के चारों तरफ सारे प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं, और अर्थ के चारों तरफ मून रिवॉल्व करता है, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पॉसिबल है। ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो ये रिवॉल्यूशन नहीं हो पाता। अगला क्या है, दिस लॉ एक्सप्लेन काउज नीट एंड टाइड, सॉरी एक मिनट, दिस लॉ एक्सप्लेन्स टाइड ड्यू टू मून एंड सन। अब जो भी समुद्र में टाइड आता है, ज्वार भाटा आता है, समुद्र का लेवल अप और डाउन होता है। कभी कभी क्या होता है, समुद्र का पानी समुद्र तट पे आगे की ओर आ जाता है, तो कभी कभी क्या होता है, समुद्र से पीछे की ओर चला जाता है। तो इसका वजह क्या है, जैसे मान लो ये तट है, ठीक है, पानी यहाँ तक भरा हुआ है, पानी अभी यहाँ तक भरा हुआ है, यहाँ तक पानी है अभी, ठीक है, यहाँ तक पानी है। तो क्या होगा, जब मान लीजिए मून यहाँ पे आएगा, मून यहाँ पे आएगा, मून यहाँ पे आएगा, ठीक है, और सन भी इधर रहेगा, सन भी इधर है, सन भी इधर है, तो क्या होगा, इस सन का भी ग्रेविटेशनल फोर्स और मून का भी ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इसके वजह से क्या होगा, पानी को अपनी ओर खींचना चाहेगा, पानी को अपनी ओर खींचना चाहेगा, जिसके वजह से क्या होगा, ये पानी का लेवल जो पहले यहाँ था, पानी का लेवल पहले यहाँ था, अब क्या होगा, दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स लगने के वजह से क्या होगा, पानी का लेवल क्या होगा, यहाँ पहुँच जाएगा, पानी का लेवल समुद्र तट पे यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पीछे वाला पानी सारा घट जाएगा, पीछे का पानी क्या होगा, पीछे का पानी थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा, और ये आगे की ओर आ जाएगा। ठीक है, ये आगे की ओर आ जाएगा, पीछे का पानी घट जाएगा, पीछे का पानी ये घट जाएगा, इतना ही रह जाएगा।
और आगे की ओर आ जाएगा। तो किसके वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से, ठीक है। फिर ये क्या होगा, जब फिर ये रिवॉल्व करेगा मून चारों तरफ, और फिर क्या होगा, जब मून इस ओर आ जाएगा, मून इस ओर आ जाएगा, फिर से यहाँ पे मून आ जाएगा, तो क्या होगा, समुद्र तट से फिर पानी क्या होगा, कम हो जाएगा, समुद्र से पानी फिर कम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे है पानी, अभी भरा हुआ पानी है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे है। अब क्या है, मून यहाँ पे आ गया, मून यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो क्या होगा, अब ये इधर की ओर खींचना चाहेगा, अब ये इधर की ओर खींचना चाहेगा पानी को, तो क्या होगा, पानी को जब इधर खींचेगा तो पानी इधर चला जाएगा, पानी इधर चला जाएगा, तो इधर भरेगा, पानी क्या होगा, इधर की ओर आ जाएगा, पानी इधर की ओर आ जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, समुद्र तट पे पानी खाली हो जाएगा, समुद्र तट पे पानी खाली हो जाएगा, ठीक है। और इधर पानी भर जाएगा, इधर पानी भर जाएगा, और इधर पानी खाली हो जाएगा, ठीक है। यहाँ खाली हो गया पानी और इधर पानी भर गया। तो क्या हो रहा है, मून और सन अपना फोर्स लगा रहा है, जिसकी वजह से टाइड आ रहा है, ठीक है। समुद्र का लेवल कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन हो रहा है। तो ये सारा इम्पोर्टेंस है यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन का। अगर ये ना होगा तो बहुत सारी चीज़ें अर्थ पे नहीं हो पाएगी। हमारी लाइफ में भी बहुत सारा ऐसा चीज़ है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही पॉसिबल है, तो ये सारी चीज़ें नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो इसलिए हमारे लाइफ में ग्रेविटेशनल फोर्स इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये है पार्ट 1। अब पार्ट 2 में क्या बताया जाएगा, पार्ट 2 में बताया जाएगा फ्री फॉल के बारे में। पार्ट 2 में बताया जाएगा फ्री फॉल के बारे में। अर्थ जो हम लोग पे फोर्स लगाती है उसको ग्रेविटी बोलते हैं, अर्थ हम लोग पे जो फोर्स लगाती है उसको ग्रेविटी बोलते हैं, ठीक है। वो क्या होता है, उसका वैल्यू कैसे निकाला जाता है, उसको किस सिंबल से दिखाया जाता है, तो वो सारा हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे, ठीक है। तो यहीं पे वीडियो एंड करते हैं, ठीक है। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ से जहाँ हो सके शेयर कर दें, ताकि हर किसी के पास ये पहुँच जाए, ठीक है। सब्सक्राइब भी कर दें।